नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सीट शेयरिंग को लेकर आईएनडीए गठबंधन की अहम बैठक शाम 6:30 बजे होनी है। मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक होनी है। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बैठक होगी, फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये बैठक होनी है। सीटों पर चर्चा होनी है। इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो नाकाम रही है, असफल रही है। 8 जनवरी को भी हाल ही में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई थी, लेकिन एक बार फिर से वो भी नाकाम रही। आज कोशिश की जाएगी एक बार फिर से शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के घर पर। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत होगी, सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। इंडिया गठबंधन के मद्देनजर अहम बैठक आज होनी है। शाम 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। देखना होगा कि क्या आज जो बैठक है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, उसमें कुछ निकलकर सामने आ पाता है, स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाती है, या फिर एक बार फिर से यथास्थिति ऐसे ही बरकरार रहती है। और बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल में गैस रिसाव हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है। 2 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। पेरेंट्स बच्चों की हालत को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन पर सही जानकारी ना देने का आरोप लगा है। स्कूल में गैस रिसाव हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है। 2 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है इस रिसाव की वजह से, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है। बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल की लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। गैस रिसाव हुआ है स्कूल में और माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है, वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं बच्चों की तबीयत को लेकर। हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। राजीव, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, मुंगेर से ये बहुत बड़ी खबर आई है कि नोटर डेम स्कूल में अचानक से जो बच्चे जो है बेहोश होने लगे, उन्हें उल्टी और बेचैनी की शिकायत हुई। और जब दरियाफ्त किया गया, जांच की गई, तो अभी तत्कालिक तौर पर यह पता चला है कि वहां पे कीटनाशक दवाओं का स्प्रे किया गया था और शायद इसी वजह से वो ये स्प्रे जो है बहुत ही हार्ड और कड़ा किया गया था, जिसके वजह से बच्चों को तकलीफ होनी शुरू हुई। और अचानक इस तकलीफ में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक बच्चे आ गए, जिसके कारण स्कूल में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद वह स्कूल प्रशासन के द्वारा सभी बच्चों को सदर अस्पताल लाया गया और उनका इलाज किया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि सारे बच्चे खतरे से बाहर है और लगभग बच्चों को अब उन्हें स्कूल से बाहर, अस्पताल से बाहर उनको घर भेज दिया गया है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ये कीटनाशक दवाएं होती हैं वो खतरनाक होती हैं। यदि इस तरह की चीजें अगर एहतियात सही में बरता गया होता तो शायद बच्चों बिल्कुल, पर यही इस तरह का सवाल है कि असर नहीं आखिर किस होता। तरह से ऐसा स्प्रे किया गया है कि वहां पर बच्चे मौजूद थे, उनका ख्याल नहीं रखा गया। स्कूल का प्रीमिसेस है, तो ऐसी बातें, ये तो बहुत बेसिक है, इसका तो ख्याल रखा ही जाना चाहिए। फिर आखिर इस तरह की चूक कैसे? देखिए, अब तो यह है कि इसमें जो है सिविल सर्जन और जो प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच करेंगे और जो दोषी होंगे इस पर कार्रवाई होगी, टीम बनेगी। लेकिन फिलहाल जो बच्चों ने शिकायत की कि वहाँ लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के अंदर में से ही ये उनको ये कीटनाशक दवाओं का स्मेल जो है, वो जो उनका दुर्गंध इस तरह से आया कि उनके शरीर पे, उनके चेहरे पे असर किया और अचानक बच्चे जो है बेचैनी की तरफ जाने लगे और उनको उल्टियां होने लगी। जिसके बाद सारे बच्चों को स्कूल प्रशासन ने ले गया। लेकिन जो परिजन है, जो स्कूल जी, के जो बच्चे हैं, बच्चे के जो परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, उनका कहना है कि उन्हें काफी देर सूचना दी गई। तो अब ये तमाम बिंदु पर जो है प्रशासन जांच करेगी और निश्चित तौर पर जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, क्योंकि जी। इसका एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अंदर ये काम नहीं हुआ होगा तो ये बच्चों के साथ जो ये खतरनाक खेल खेला गया, बहुत जी, एक बड़ा हादसा हो सकता था। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के यज्ञशाला में 1008 हवन कुंडों का निर्माण किया गया है, जिसे हनुमत महायज्ञ का नाम दिया गया है। यहाँ पर 1008 जोड़े यज्ञ किए जाएंगे। इसी को लेकर हमारी सहयोगी गीतू चौहान ने यज्ञशाला का जायजा लिया। एक रिपोर्ट देखिए।
और हम मौजूद हैं यज्ञशाला में, जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी 1008 यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं और ये सब हो रहा है भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। हमारे साथ मीडिया प्रभारी शांतनु शुक्ला जी भी हैं, उनसे जानते हैं आखिर क्या इसका महत्व है और किस तरह से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। नमो राघवाय जी, आप जो ये देख रही हैं यज्ञशाला, यज्ञ कुंड बने हुए हैं, यहाँ पे 1008 परिवार आके यज्ञ करेंगे और इसका जो मुख्य उद्देश्य है परम पूज्य गुरुदेव का 75वां जन्म उत्सव हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। गुरुदेव का ये मानना है, गुरुदेव का ये सपना है कि भारत हमारा फिर से एक हो, अखंड भारत की जो स्थापना हो सके। इसके लिए ये जो यज्ञ होना है, गुरुदेव इस यज्ञ के ज़रिए भगवान हनुमान को प्रसन्न कर रहे हैं। गुरुदेव का ये मानना है कि हनुमान, जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम हनुमान जी को याद करते हैं। हनुमान जी, जब भगवान राम सीता को नहीं ढूंढ पा रहे थे, खोज पा रहे थे, तो हनुमान जी लंका गए और वहाँ माता सीता को ढूंढ कर लेके आए। गुरुदेव का मानना है कि जब 1008 परिवार यहाँ पे यज्ञ करेंगे, करीब 4 करोड़ मंत्रों का उच्चारण होगा, तो भगवान हनुमान प्रसन्न होंगे और जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमको वापस मिलेगा। तो इस यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य है वो पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेना है। जी। और कब ये शुरू होगा, क्या समय दिया गया है? 14 तारीख को ये शुरू होगा और 22 तारीख को इसका समापन है। जी। तो ये 14 तारीख से लेके 22 तारीख तक निरंतर चलता रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल निरंतर चलता रहेगा। गुरुदेव इसको करेंगे और 1000 पूरे विश्व से जो गुरुदेव के भक्त हैं वो इसमें आ रहे हैं। आप देखें यहाँ टेंट सिटी पूरी बनी हुई है, जहाँ पे आके लोग रहेंगे। लोग इस 7-8 दिन पूरा राममय अयोध्या रहेगी। एक तरफ भगवान राम विराज रहे होंगे, दूसरी तरफ हमारे गुरुदेव जो कि अनंत भक्त हैं प्रभु श्री राम के। प्रभु श्री राम का जो आज मंदिर बन रहा है उसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान है। ये आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में जाके कैसे पूज्य गुरुदेव ने गवाही दी थी, तभी ये फैसला हमारे पक्ष में आ पाया था। ये एक और थोड़ी देर में महाराष्ट्र को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र को 30,500 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी और करेंगे अटल सेतु का उद्घाटन। 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर गाड़ियां दौड़ पाएंगी। मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। इसके जरिए कई परियोजनाओं के आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वागत की किस तरह से तैयारियां की गई थी वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अटल सेतु का कुछ देर में उद्घाटन कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और इसके साथ ही साथ 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे महाराष्ट्र वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज महाराष्ट्र के दौरे पर है। रोड शो के साथ उन्होंने शुरुआत की नासिक में, उसके बाद काला मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, युवाओं को संबोधित किया और आज महाराष्ट्र वासियों को सौगात भी देंगे और कुछ ही देर में अटल सेतु का उद्घाटन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये महाराष्ट्र के लोकल लोगों में किस तरह की खुशी है वो तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। पारंपरिक परिधानों में नाच गाकर ये इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर आने के साथ ही साथ जो सौगात इन्हें मिलेगी उसकी खुशी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया तो उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहे। और अब महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देने की बारी है। कई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी और साथ ही साथ अटल सेतु का उद्घाटन भी आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मंदिरों में आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने नासिक के पंचवटी स्थित श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही साथ मंदिर की सफाई कर जनता को स्वच्छता का नया संदेश दिया। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से श्रमदान के रूप में मंदिरों में साफ सफाई करने की भी अपील की। पीएम मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन विशेष अनुष्ठान करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने अपने इस 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत नासिक में कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मंदिर की सफाई कर स्वच्छता का नया संदेश दिया है। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो की शुरुआत की। पहली तस्वीर वो उनका काफिला किस तरह से निकला। दूसरी तस्वीर में वो कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री के अनुष्ठान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मजीरे बजाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिर में। और चौथी तस्वीर आप देखिए, विवेकानंद जयंती है आज। स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विवेकानंद को याद करते उन्होंने विवेकानंद के विचारों को जीवित रखने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। ये 4 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन महाराष्ट्र को बयां कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत उन्होंने की है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए उन्होंने 11 दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया है। इस अनुष्ठान की शुरुआत नासिक में कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की गई है। ये मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे पर है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अभिषेक समारोह से ठीक 10 दिन पहले पीएम मोदी का स्थान पर आना और अपने 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का यहां से शुभारंभ करना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु राम के जीवन में इसका बहुत महत्व है। रामायण काल से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों में पंचवटी का विशेष स्थान है। और आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और अपने 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत उन्होंने की। यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। भजन गायन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। रामायण काल में भगवान श्री राम यहां पर पहुंचे थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत भी इसी मंदिर से की।
और इस मंदिर में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ सफाई भी की। उन्होंने ये संदेश भी दिया, एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि मंदिरों की साफ सफाई में श्रमदान करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले अनुष्ठान की शुरुआत करनी है, ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज कर दी है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में पीएम का संबोधन हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज का दिन युवा शक्ति के नाम है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। श्री राम ने यहाँ काफी समय बिताया, सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको सलाह दी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रमदान करें, पीएम मोदी ने कहा। देश के विकास के लिए सबको मिलकर साथ में काम करना होगा। स्टार्टअप में भारत तीसरे पायदान पर है, युवाओं के पास सुनहरा मौका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपने संबोधन में। 10 साल में युवाओं को खुला आसमान मिला है और भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। ये तमाम उपलब्धियां भारत के नाम रही। ऐसे में युवाओं के पास सुनहरा मौका है, वो इस मौके को भुना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के तौर पर, इस दौरान युवाओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करे। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। हमारी सरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी किया। प्राण प्रतिष्ठा में महज 11 दिन बाकी हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि हम इस अवसर के साक्षी बनेंगे। आज से विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहा हूं। भावनाओं को शब्दों में कहना मेरे लिए मुश्किल है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑडियो क्लिप के जरिए कहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य शीतल,
योगेश, प्रधानमंत्री जब नासिक पहुंचे तो सबसे पहले तो रोड